हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों का जो फाइनल एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो फरवरी में दे चुका है और आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो 11 फरवरी से जो है वो स्टार्ट हो रही है। साथ ही साथ आप लोग ये भी जानते होंगे, हमारे इस चैनल पर आप लोग क्लास 12th के, चाहे वो क्लास 8 से लेकर 12 तक का है, सभी का कंप्लीट तैयारी जो हमारे चैनल पर कराई जा रही थी। और साथ ही साथ क्लास 12th का एक स्पेशल हम लोग सीरीज़ लेके चले थे, जिसमें हम लोगों ने क्लास 12th के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव तैयारी जो है हमारे चैनल पर करवा रहे थे और आगे करवा भी रहे हैं। आज जो है हम लोग इकोनॉमिक्स का सेक्शन देख रहे हैं और आज हम लोग इकोनॉमिक्स के अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जितना क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं ये सारा क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो सारा का सारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। हम लोग जो यहाँ पे डिस्कशन करेंगे वो इकोनॉमिक्स के 2 नंबर के लिए जो सवाल 2 नंबर में आने वाला है उन सभी सवालों का डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये थोड़ा लंबा बनेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं उन लोगों को बता देना चाहते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिए हैं। इकोनॉमिक्स है, इसके साथ ही साथ इंग्लिश का, हिंदी का भी वीडियो जो है अपलोड किया हुआ है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर वहाँ से देख लीजिए। और इस चैनल पर, एक ही चैनल पर आप लोगों के क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक की हर एक क्लास की तैयारी जो है करवाई जाएगी। साथ ही साथ जैक की तरफ से जो भी गवर्नमेंट ऑर्डर देगी या जो भी नोटिस होगा सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये इकोनॉमिक्स का है और ये सेट 1 है जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये भी जानते हैं कि आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन और 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोग वीडियो देखने के बाद बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो में अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं और या तो आप चाहते हैं कि सर हमें किस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाना है तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची क्लास 12 का एग्जामिनेशन इकोनॉमिक्स का सेट 1 है जो कि अति लघु उत्तरीय का सेट 1 है। इसके बाद हम लोग सेट 2 लेकर आएंगे और जितना भी हम लोग इसमें कराएंगे वैसा ही एग्जाम में आपका पूछा जाएगा। तो प्लीज़ एक बार आप लोग ज़रूर यहाँ से देखिएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल पर आते हैं। एक एक सवाल को एकदम ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये सारा सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी टीम ने बड़ी ही बारीकी से जो एग्ज़ाम में आने वाला है उन सभी क्वेश्चंस को कैरी करके यहाँ पे कंप्लीट करवाया है। तो पहले सवाल पर आते हैं। विदेशी विनिमय दर से आप क्या समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि विदेशी विनिमय दर से आप क्या समझते हैं। आंसर देखिएगा। विदेशी विनिमय दर का मतलब होता है कि एक देश की मुद्रा की कीमत दूसरे देश की मुद्रा के साथ कितना है ना। आप ऐसे समझिए कि एक देश की जो मुद्रा होती है यानी किसी एक देश की जो मुद्रा है वो दूसरे देश की मुद्रा के साथ जो हम लोग अनुमान लगाते हैं, जो तुलना करते हैं, उसी को कहा जाता है विदेश नीति दर। जैसे आप समझते हैं कि $1 जो है हमारे भारतीय रुपए में 80 रुपये होती है, यानी कि 80 रुपये जो है अमेरिका के लिए, क्या हम अमेरिका देश के लिए क्या हो जाएगा, विदेशी विनिमय दर। ये सटीक एग्जाम्पल है। आंसर हम पढ़ देते हैं, एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। विदेशी विनिमय दर का मतलब है कि एक देश की मुद्रा की कीमत दूसरे देश की मुद्रा के मुकाबले कितनी है। जैसा अगर $1 एक अमेरिकी डॉलर के बदले हमें 80 भारतीय रुपये देने पड़ते हैं तो इसका मतलब है कि विदेशी विनिमय दर कितना है, 80 रुपये प्रति डॉलर, है ना। $1 पर 80 रुपये। विदेशी विनिमय दर जो होता है वो विदेशी मुद्रा बाजार में मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित की जाती है। आशा है पहला सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इसे अच्छे से कॉपी में अपना नोट करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं, है ना। तो चलिए आंसर देखते हैं। किसी देश के निर्यात और आयात के मूल्यों के बीच के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं, ठीक है। व्यापार संतुलन किसी देश के आयात और निर्यात के व्यापार के अनुपात को मापता है, ठीक है। देखिए व्यापार संतुलन का मतलब कि बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, यानी आयात और निर्यात के जो मूल्य में है उसके संतुलन को बनाए रखना ही व्यापार संतुलन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर से आप क्या समझते हैं? देखिए, कर ऐसे भी दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष कर, एक अप्रत्यक्ष कर। तो क्वेश्चन यहाँ पे है, याद रखिएगा 2 नंबर में जब भी आता है या तो प्रत्यक्ष पूछता है या तो अप्रत्यक्ष पूछता है, दोनों में से दोनों एक साथ नहीं पूछता है क्योंकि बड़ा हो जाता है। आंसर देखिएगा, प्रत्यक्ष कर किसी व्यक्ति की आय या संपत्ति पर लगाया जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर जो होता है किसी व्यक्ति पर लगाया जाता है जो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। ठीक है, इस आंसर को आप ऐसे समझिएगा, कोई व्यक्ति है, अगर उसके पास बहुत सारा धन संपदा है तो उसके धन पर लगाया गया जो कर होगा उसे कहते हैं प्रत्यक्ष कर। और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है कि इनडायरेक्टली लगाया जाता है। जैसे आप इसका सटीक एग्जांपल आप देखिए, मान लेते हैं कि 2 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति जो है अमीर है, उसके पास बहुत सारा धन दौलत है, तो उस पर संपत्ति पर जो कर लगाया जाएगा वो प्रत्यक्ष कर होगा। और एक जो गरीब व्यक्ति है वो तो कोई कर देगा नहीं, कोई टैक्स भरेगा नहीं, लेकिन जो वस्तुओं का उपभोग करेगा, जैसे कोई मार्केट गया, कोई वस्तु का उपभोग किया, तो उसमें कर छिपा रहता है, यानी कि वो प्रत्यक्ष तौर पर कर नहीं दिया लेकिन कर छिपा रहता है। या तो चाहे गरीब हो या अमीर हो, उन लोग जो अपनी ज़मीन होती है, मान लेते गरीब का ज़मीन नहीं है तो वो रोड पर चलते हैं, तो रोड पर जो है उन्हें टैक्स देना पड़ता है। तो किसी वस्तु के उपभोग पर जो कर दिया जाता है उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है कि किसी व्यक्ति पर की वस्तु पर सीधी तौर पर लगाई जाती है। ठीक है ना, आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, जैसे आप लोग कोई कंपनी में अगर काम कर रहे होंगे, अगर वो फिक्सली है गवर्नमेंट के तौर से, तो उसके आय पर आपका टैक्स देना पड़ता है, जितना व्यक्ति कमाता है जैसे कमाता है ना। और हमारे यहाँ पर जो कर है, जो टैक्स है, वो हर साल जो है तय होती है, जो बजट पर निर्भर करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे आते हैं। बजट से आप क्या समझते हैं? ये देखिए, जितना क्वेश्चन इसमें करा रहे हैं वो केवल जो है 2 मार्क्स के लिए है, तो आपको 2 मार्क्स के लिए क्या है कि शॉर्ट में ही लिखना पड़ेगा। 3 मार्क्स के लिए इसे थोड़ा सा बड़ा में लिखना है। या देखिए, 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, आपको क्या करना होगा कि ये तो एक वर्ड में लिखिए या तो एक लाइन पे लिखिए, है ना, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगा। अगर आप लंबा लिख देते हैं तो 2 नंबर का है तो 2 ही नंबर मिलने वाला है ना। तो आप लोग जो है 2 मार्क्स के लिए या तो एक वर्ड में लिखिएगा या तो एक सेंटेंस में लिखिएगा, है ना, एक वाक्य में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, बजट से आप क्या समझते हैं? आंसर देखते हैं। बजट जो है वो एक प्रकार का व्यय योजना होती है, खर्च की एक योजना होती है, जो आपकी आय, व्यय और बजट, है ना, आय, व्यय और बजट और ऋण के भुगतानों जैसे कि अन्य वित्तीय लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार करती है। यह एक अनुमान है जो कि आप एक निश्चित अवधि जैसे कि 1 महीने या 1 साल में कितने पैसे कमाए हैं और जितने खर्च किए हैं उस पर निर्भर करती है। ऐसे समझिए इसको सीधे शब्दों में कि जितना पैसा आप कमाए हैं और जितना खर्च किए हैं, इसी का जो रूपरेखा होता है, रूपरेखा का मतलब जो आप लोग कहते हैं ना शेड्यूल, कि कितना कमाए कितना खर्च किए, उसी को कहा जाता है बजट। ध्यान रहिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सीमांत लागत से आप क्या समझते हैं? देखिए, आंसर जो है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सीमांत लागत पूछता है एग्जाम में। सीमांत लागत का मतलब है कि किसी उत्पादन इकाई को 1 इकाई बढ़ाने के लिए होने वाली अतिरिक्त लागत। यानी सीमांत लागत का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपनी में अगर कोई उत्पादन किया गया किसी वस्तु का, सपोज कीजिए कि गेहूं का उत्पादन किया गया, ठीक है ना, और उसमें जब अतिरिक्त किसी और चीज़ का उत्पादन हम लोग करते हैं तो जो अतिरिक्त खर्च लगता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि यह एक अतिरिक्त खर्च है जो आपको किसी उत्पादन को थोड़ा सा बढ़ाने में करना पड़ता है। आप इसे एग्जाम्पल में समझिएगा कि मान लीजिए कि आपके पास एक पिज़्ज़ा बनाने वाली कंपनी चलाते हैं, मैंने क्या, मान लीजिए आप एक पिज़्ज़ा बनाने वाली कंपनी चलाते हैं, तो सबसे पहले कि आप जो है 100 पिज़्ज़ा बनाने की क्षमता रखते हैं। अब ऐसा हुआ कि एक पिज़्ज़ा और बढ़ा दिया गया और 101 पिज़्ज़ा बनाया गया, तो जो एक पिज़्ज़ा जो अलग बना, उस अलग पिज़्ज़ा बनाने में जो आपको लागत लगेगा, जैसे आटा लगेगा या पनीर लगेगा, टमाटर लगेगा, सॉस लगेगा, जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करोगे वो आपको कहलाएगा सीमांत लागत। तो आप साफ शब्द में क्या समझे कि वैसी लागत जो लिमिट कर दिया गया, मान लेते हैं, अब क्या बताएं कि अतिरिक्त खर्च, यानी किसी उत्पादन के अतिरिक्त खर्च में जो पैसा खर्च करते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सीमांत लागत बोलेंगे। समझ में आ रहा होगा? देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का है, थोड़ा समझाना पड़ता है, इसलिए तो वीडियो क्लास तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है कि साधन आय से आप क्या समझते हैं। देखिए आंसर देखिए, साधन आय वह आय होती है जो किसी व्यक्ति या संगठन को उत्पादन के साधनों जैसे जमीन, श्रम या पूंजी के उपभोग से प्राप्त होती है। अर्थात जब आप अपने जमीन पर फसल उगाते हैं और उसे बेचते हैं तो आपको जो पैसा मिलता है उसे कहते हैं आपकी साधन आय। आप ऐसे साफ शब्दों में अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई जमीन है, पूंजी है और उसका उपभोग करके जो आप पैसा कमाते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, साधन आय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो लंबा बन रहा है और आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। अंतिम वस्तु क्या है ना। देखिए अंतिम वस्तु क्या है, डेफिनेशन देखते हैं फिर इसको समझाते हैं। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिसका उपयोग अंतिम उपभोक्ता अथवा पूंजी निर्माण में होता है। इन्हें फिर से बेचा नहीं जाता, जैसे कपड़ा, एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर अंतिम वस्तुओं के उदाहरण होते हैं। अब इसको ऐसे समझिए कि अंतिम वस्तु वे वस्तु होती है जिसे हम लोग घर में खरीद कर लाते हैं और इसके बाद हम लोग उसको बेचते नहीं हैं। जैसे मान लेते हैं कोई दुकान है ना, आप इस दो तरह का समझिए कि कोई होलसेलर है, वहाँ से चिप्स की बहुत सारी पैकेट्स मिलती है। एक दुकान चलाने वाला है, वो क्या किया कि वहाँ से वस्तु को खरीद कर लाया और अपने दुकान में बेचा, तो वो अंतिम वस्तु नहीं हुआ। लेकिन हम अगर वहाँ से खरीद कर खुद खा लिए और इसका आगे उपयोग नहीं हुआ, यानी कि आगे और उसे बेचा नहीं गया, यानी कि मेरे पास आके वो समाप्त हो गया, तो उसे कहा जाता है अंतिम वस्तुएं। ठीक है ना, तो अंतिम वस्तु का मतलब है कि अंतिम उपभोग किया जाता है। क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। उपयोगिता को परिभाषित कीजिए कि आखिर उपयोगिता से आप क्या समझते हैं। अगले क्वेश्चन पर है, यानी कि क्वेश्चन है कि उपयोगिता शब्द से आप क्या समझते हैं। आंसर देखते हैं। किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करने से हमें जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसी को उपयोगिता कहते हैं। क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किसने अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। इसका आप सीधा शब्दों में लिख सकते हो, एडम स्मिथ, है ना, लेकिन थोड़ा सा बढ़ाकर लिखते हैं। देखिए समझाने के लिए है इसलिए हम आपको इतना बड़ा लिखवाए हुए हैं। अगर आपको लगता है नहीं सर हम इसका शॉर्ट में लिखेंगे तो आप सीधा लिख सकते हो एडम स्मिथ। चलिए आंसर देखते हैं। अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में परिभाषित करने का श्रेय एडम स्मिथ को जाता है। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज। इंग्लिश में इसका बुक का क्या नाम है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। तो इस किताब में उन्होंने धन के सृजन और उसके अध्ययन को जोड़ा था और यह पुस्तक जो है 1776 में प्रकाशित हुई थी। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि एडम स्मिथ की किताब का क्या नाम था, कब प्रकाशित हुई थी, है ना, या बुक का नाम लिख देता है और कहता है किसने लिखा था उसको। तो क्लियर होगा यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, ये दो चीजें डेफिनेशन 2 नंबर में पूछता है। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा होती है जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के व्यवहार और निर्णयों का अध्ययन करती है। इसे सूक्ष्म अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो जनक है वो अल्फ्रेड मार्शल को माना जाता है। मेन बात क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटी अर्थशास्त्र होती है जिसमें किसी एक व्यक्ति के बारे में, एक फर्म के बारे में बात की जाती है। नहीं, अगर समष्टि की बात करते हैं तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, संपूर्ण राष्ट्र के बारे में बात की जाती है। डेफिनेशन भी हम पढ़ देंगे आगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक अल्फ्रेड मार्शल को माना जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक जॉन मेनार्ड किन्स को माना जाता है। ध्यान रहेगा। दोनों का डेफिनेशन हम देख लेते हैं वापस से। व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के व्यवहार और निर्णयों का अध्ययन करती है। इसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक जो है अल्फ्रेड मार्शल को माना जाता है। 2 नंबर के लिए पर्याप्त है।
आगे क्वेश्चन पे आते हैं। समष्टि का डेफिनेशन देख, ऐसे तो समझ गए होंगे, डेफिनेशन देख लेते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के में समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, उत्पादन, रोजगार, बेरोजगारी, व्यापार चक्र, सामान्य कीमत स्तर, मुद्रा संकुचन, आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि इसकी आर्थिक क्रियाएं हैं जिसका विश्लेषण इसके अंतर्गत किया जाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो जॉन मेनाल्ड केन्स को माना जाता है। क्लियर है? यहाँ 10 सवाल तक पर आपको कोई दिक्कत, 11 सवाल तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। 10 नहीं 11 सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, कह रहा है कि मांग क्या है ना। देखिए मांग क्या है उसको देखते हैं। मांग आप ये मत समझिएगा, मजाक की लैंग्वेज में बोल रहे थे, छोड़िए रहिए। देखिए मांग क्या है। अर्थशास्त्र में मांग का मतलब होता है उपभोक्ताओं की किसी वस्तु या सेवा को खरीदने की इच्छा और क्षमता। यानी किसी वस्तु को खरीदना हो या इच्छा हो, जैसे मान लेते कोई चीज़ मार्केट में आई, हम उसे खरीदना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। यह हमारी क्षमता है कि हम उसे खरीद सकते हैं और मेरी इच्छा भी है, तब कहते हैं कि उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो दूसरे शब्दों में हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि यह वह मात्रा है जिससे एक उपभोक्ता किसी विशेष कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होता है। जिस कीमत पर हम खरीदने का तैयार हो जाएंगे तो वो वस्तु की मांग कहलाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं? चलिए आंसर देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। उत्पादन फलन जो है वो गणितीय समीकरण है जो यह दर्शाता है कि किसी दिए गए समय में उपलब्ध साधनों जैसे कि श्रम, पूंजी, भूमि का उपयोग करके कितना उत्पादन किया जा सकता है ना। कितना उत्पादन किया जा सकता है, मेरे पास जो साधन मौजूद है उससे हम कितना उत्पादन कर सकते हैं, उसे एक समीकरण के तौर पे दिखाने को ही कहा जाता है आपका उत्पादन फलन। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर एफ ऑफ एक्स, है ना। यहाँ पे Q का मतलब है वस्तु उत्पादन और F का मतलब क्या है, फलन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजार को परिभाषित कीजिए। बाजार क्या होता है? बाजार क्या होता है आप लोग जानते भी होंगे। आंसर देखते हैं। बाजार जो है वह जगह है जहां खरीदार और विक्रेता वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान करती है। आप लोग नॉर्मल शब्द में जानते हैं बाजार क्या है, जहां पर बेचने वाला होता है, खरीदने वाला होता है, वस्तुएं खरीदती है, पैसा से हम लोग उसका व्यापार करते हैं, है ना। तो बाजार जो एक जगह होती है, माने वह जगह होती है जहाँ खरीदार और विक्रेता जो होता है वस्तुओं को खरीदता है, यानी कि आदान प्रदान करता है। यह एक ऐसा स्थान होता है जहां मांग और आपूर्ति की शक्तियां मिलती हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। क्लियर है? उम्मीद करते हैं इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। इस सवाल को देखिए, ये सवाल जो है 2 नंबर में नहीं 3 नंबर में अधिकतर पूछने का चांसेस रहता है। मैंने कि ये सवाल जो है 3 नंबर में अधिक मामलों में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। एक है प्रतिस्थापन वस्तु और एक है पूरक वस्तु। यानी प्रतिस्थापन वस्तु किसे कहते हैं, पूरक वस्तु किसे कहते हैं, वो दोनों को देखना है। आसान शब्दों में लिखवाया है, ज़्यादा आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिएगा, प्रतिस्थापन वस्तुएं जो होती है वे वस्तुएं होती है जिन्हें किसी अन्य वस्तु के स्थान पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे देखिए नाम से ही पता चल रहा है, प्रतिस्थापन, किसी वस्तु के स्थान पर जिसका उपयोग किया जाता है ना। तो प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिसे किसी अन्य वस्तु के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है। वे वस्तुएं सामान्य कार्य करते हैं और उन्हें समान काम करते हैं और समान उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो प्रतिस्थापन वस्तु क्या है कि एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु को इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का उपयोग काफी हद तक सेम है। देखिए कुछ एग्जांपल लिखवाए हैं। चाय और कॉफी, अगर चाय ना भी हो तो कॉफी का इस्तेमाल किया जा सकता है, दोनों के लिए एक ही काम है, इसलिए एक की जगह पर दूसरे का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा एग्जाम्पल लिखवाए पेंसिल और पेन, दोनों का काम है लिखना, पेन से भी लिखा जा सकता है, पेंसिल से भी लिखा जा सकता है। तो ये दोनों कैसी वस्तु कहलाएगी, प्रतिस्थापन वस्तुएं। क्लियर है? दूसरा आता है पूरक वस्तुएं। अब पूरक वस्तुएं क्या होते हैं वो देखिएगा। पूरक वस्तुएं जो वैसी वस्तुएं होती है जो किसी अन्य वस्तुओं के साथ मिलकर काम करती है, यानी कि दोनों क्या करती है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती है। एक के बिना दूसरे को उपयोग नहीं किया जा सकता। जब तक एक इस्तेमाल नहीं हो तब तक दूसरे का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते, है ना। तो एक दूसरे के साथ उपयोग होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यानी कि पूरक वस्तु क्या है, वैसी वस्तु होती है जो किसी एक के साथ उपयोग करने पर दूसरा भी काम आना चाहिए, यानी कि एक अगर खत्म तो दूसरा का कोई मतलब नहीं बनता है। जैसे देखिए मोबाइल और चार्जर, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। मोबाइल अगर खत्म तो चार्जर का कोई इस्तेमाल नहीं, और चार्जर नहीं तो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूसरा है गाड़ी और पेट्रोल। तो आशा करते हैं कि आपको पूरक वस्तु में कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रतिस्थापन वस्तु में कोई दिक्कत
नहीं होगा। प्रतिस्थापन का मतलब क्या बताएं कि एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का इस्तेमाल किया जा सकता है। और पूरक वस्तु क्या बताएं कि एक अगर खत्म दूसरी वस्तु को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, दोनों एक दूसरे से सटा हुआ रहता है, एक ही जैसा रहता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पर। 16 में क्या है कि स्थिर लागत और परिवर्तन लागत में क्या अंतर है। देखिए ये सवाल भी आपका जो है 3 नंबर में पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्थिर लागत क्या है, डेफिनेशन भी देखिएगा, इसका एग्जांपल भी देखिएगा। स्थिर लागत और परिवर्तन लागत किसी भी व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण खर्च होते हैं। स्थिर लागत, पहले की स्थिर लागत के बारे में बताते हैं, वापस से समझिएगा। स्थिर लागत हो या परिवर्तन लागत हो, दोनों किसी व्यवसाय के लिए एक महत्वपूर्ण खर्च होता है। और सबसे पहले हम आपको बताएं किसके बारे में, स्थिर लागत के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं फिक्स कॉस्ट। तो देखिए इसका परिभाषा सुनिएगा। स्थिर लागत का क्या है, ऐसी लागत जो उत्पादन के स्तर में बदलाव के साथ नहीं बढ़ती है, स्थिर लागत कहलाती है। यानी देखिए नाम से पता चल रहा होगा, वैसी लागत जो बदलाव के साथ बदलती नहीं है, जैसे किराया बदलता नहीं है, बीमा, मशीनरी उपयोग जो भी होता है, या तो वेतन, ये बढ़ता नहीं है घटता भी नहीं है, यानी कि स्थिर रहता है। दूसरा बात करते हैं परिवर्तनशील। तो परिवर्तनशील लागत क्या होता है कि परिवर्तन होने पर, यानी बाजार के मांग पर परिवर्तन होने पर यह बदलता है, जैसे कच्चा माल, पैकेजिंग, प्रत्यक्ष कर या प्रत्यक्ष श्रम या ऊर्जा। तो आप ऐसे समझिएगा, परिवर्तन लागत क्या है कि बदलते रहता है, जबकि इससे क्या है, बदलता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में, किसी अर्थव्यवस्था की किन्हीं 3 केंद्रीय समस्याओं के बारे में बताइए। ये सवाल 3 नंबर में भी पूछा जाता है और 2 नंबर में पूछा जाता है। अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो सीधा पॉइंट लिखिएगा, और 3 नंबर में पूछा जाए तो उसके बारे में आपको बनाकर लिखना पड़ेगा। तो किसी अर्थव्यवस्था की जो है 3 समस्याएं होती है, 3 केंद्रीय समस्याएं होती है। पहला देखिए क्या है कि क्या उत्पादन किया जाए। पहला समस्या क्या है, क्या उत्पादन किया जाए। देखिए पहला समस्या क्या उत्पादन किया जाए, दूसरा है कैसे उत्पादन किया जाए, और तीसरा है किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, 3 केंद्रीय समस्याएं होती हैं। देखिए यही सवाल अगर आपका 3 नंबर में पूछ दिया जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके बारे में थोड़ा लिखना पड़ेगा, है ना। तो अभी हम लोग क्या है कि 2 मार्क्स के लिए देख रहे हैं। अगर 3 मार्क्स में भी ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो हम लोग क्या करेंगे कि उसके बारे में भी आपको डिटेल करवा देंगे, ठीक है। वापस से देखते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ति की लोच से आप क्या समझते हैं और हम इसे कैसे माप सकते हैं। तो देखिए आंसर देखिएगा, पूर्ति की लोच यह बताती है कि किसी वस्तु की कीमत में बदलाव होने पर उसकी पूर्ति में कितना बदलाव होता है। समझ में आया होगा। डेफिनेशन सीधा सीधा डेफिनेशन है कि पूर्ति की लोच हमें यह बताती है कि किसी वस्तु की कीमत में अगर बदलाव हो जाए, किसी वस्तु की कीमत क्या हो जाए, अगर बदलाव हो जाए या बढ़ जाए या घट जाए, तो उस समय उसकी पूर्ति पे यानी कि उसके उत्पादन पर क्या बदलाव होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वस्तु का अगर कीमत घट जाता है तो उसकी मांग पूरा बढ़ जाती है, और जैसे ही मांग बढ़ जाती है तो उसका उत्पादन बढ़ जाता है ऑटोमेटिक। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है, जब मांग बढ़ता है तो अगर हम लोग उस वस्तु की कीमत भी बढ़ा देते हैं तब भी उस वस्तु का उत्पादन जो है वो बढ़ता रहता है। इसे निकाला जाता है कुछ इस तरह से। पूर्ति की लोच निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बट्टा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पर। 19 में क्या है, मूल्यह्रास से आप क्या समझते हैं। मूल्यह्रास क्या होता है और आपसे क्या समझते हैं। मूल्यह्रास जो है एक ऐसा शब्द है जो किसी परिसंपत्ति के मूल्य में गिरावट को दर्शाता है। नाम से ही पता चला मूल्यह्रास को की गिरावट को दिखाता है, जो या तो बाजार की स्थितियों पर निर्भर करती है या अन्य टूट फूट कारणों पर निर्भर करती है, ठीक है। मूल्यह्रास डिपेंड 2 बातों पर करता है, या तो कुछ पर्सनली कारण हो सकता है, या मान लेते हैं किसी चीज़ का उत्पादन कि वो खराब हो गया, या तो बाजार पर निर्भर करता है कि बाजार पर किसी वस्तु को उत्पादन कर दिए और वो क्या हुआ, किसी की वजह से नहीं सेल हुआ, तो क्या होगा, उसका मूल्यह्रास हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, उसकी कमी ऑटोमेटिक हो जाएगी। ऐसा करते समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम बताइए। तो आप सभी लोग जानते होंगे, भारत का जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम लोग आरबीआई कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। तो ये छोटा सा शॉर्टली है, आप लोग इसे याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे। 21 में क्या है कि बचत फलन क्या है, बचत फलन से आप क्या समझते हैं।
आंसर देखते हैं। बचत फलन जो है एक ऐसा आर्थिक समीकरण है जो आय के विभिन्न स्तरों पर बचत की मात्रा को दर्शाता है। नाम से ही समझिएगा बचत फलन क्या है, एक ऐसा समीकरण होता है या ग्राफ होता है जो बचत को दर्शाता है ना। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये बताती है कि लोग अपनी आय का कितना हिस्सा खर्च कर रहे हैं और कितना हिस्सा बचा रहे हैं, है ना। तो उसी को दिखाने के लिए बचत फलन समीकरण का इस्तेमाल किया जाता है और इसको दिखाने के लिए हम लिखते हैं S बराबर एफ ऑफ वाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 1936 में प्रकाशित किन्स के ग्रंथ के नाम क्या था? देखिए जॉन किन्स है ना, सॉरी जॉन मेनाल्ड किन्स पूरा नाम इनका था। 1936 में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। इनके बारे में आपको बताना है कि आखिर क्या था वो। आंसर देखते हैं। अर्थशास्त्री जो है, अर्थशास्त्री जॉन मेनाल्ड किन्स ने साल 1936 में एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम क्या है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इस किताब को लिखा था, कभी कभी याद रखिएगा पूछता है कि जॉन किन्स के द्वारा लिखा हुआ बुक का क्या नाम है, तो आप लोग क्या लिखिएगा, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नाम की किताब लिखी थी। इसे हिंदी में रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत कहते हैं। यह किताब जो है महामंदी के ठीक बाद प्रकाशित हुई थी और यह किताब अर्थशास्त्र के कुछ सामान्य सिद्धांतों को चुनौती भी दिया था। ठीक है ना। तो इसमें सवाल कभी कभी पूछा जाता है कि किन्स ने अपनी किताब कब प्रकाशित की थी, तो 1936 में, और बुक का क्या नाम था। देखिए नाम यहाँ पे आपको बता चुके हैं। ठीक है ना, तो ये सवाल पूछा जाता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पर। अवसर लागत उत्पादन संभावना वक्र को कैसे प्रभावित करता है? आंसर देखते हैं। ये सवाल 3 नंबर के लिए पूछा जाता है, 2 नंबर में हम आपको करवा रहे हैं। अवसर लागत और उत्पादन संभावना वक्र एक दूसरे से निकटता से संबंधित है, यानी एक दूसरे काफी क्लोजली है। अवसर लागत उत्पादन संभावना वक्र, तो उत्पादन संभावना वक्र को कहा जाता है प्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी कर्व, है ना, पीपीसी। शॉर्ट में क्या बोलेंगे, पीपीसी के ढलान को निर्धारित करती है। यानी क्या बताएं कि अवसर लागत जो है, अवसर लागत क्या करती है, पीपीसी के वर्ग को निर्धारित करती है। यह दर्शाती है कि वस्तु का उत्पादन बढ़ने के लिए दूसरी वस्तु का उत्पादन कितना कम होना चाहिए। ठीक है, बाजार में अगर 2 चीज़ें हैं, 2 वस्तुएं हैं, तो एक वस्तु का उत्पादन कितना घटाया जाए या कितना बढ़ाया जाए कि दूसरी वस्तु के उत्पादन पर उसका फर्क पड़े। तो जो पीपीसी होता है, पीपीसी यानी कि उत्पादन संभावना वक्र जो होता है वो अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को दिखाता है और यह भी दर्शाता है कि संसाधन सीमित है। ठीक है, समझ में आया होगा, आप लोग से वापस देख लीजिएगा। क्वेश्चन बनाते हैं 24 पे। 24 में क्या है कि समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखिए 4 क्षेत्रक बताना है किसकी दृष्टि से, समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से। तो समष्टि अर्थशास्त्र के जो 4 क्षेत्र होते हैं कुछ इस तरह से हैं। एक है परिवार, एक है फर्म, एक है सरकारी, सरकार कह सकते हो, सरकारी, एक होता है बाहरी क्षेत्रक। ठीक है, ये 4 फॉर्म मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में। आधुनिक समय में डिजिटल विनिमय के किन्हीं 4 कारणों को लिखें। 4 तरीके लिखना है। अभी के समय में हम लोग डिजिटल विनिमय जो है किस प्रकार से करते हैं, तो देखिए आप लोग सबको जानते होंगे। अभी हम लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ़ोनपे, पेटीएम, ये सब का इस्तेमाल करते हैं। तो आधुनिक समय में हम लोग इसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्वेश्चन बढ़ते हैं 26 पे। सरकारी बजट को परिभाषित करें। देखिए एक बजट था तो जो कि व्यक्तिगत था, कितना खर्च हुआ, कितना उत्पादन हुआ, है ना, माने कितना उसका रोजगार है और कितना खर्च हुआ। एक है सरकारी बजट। तो सरकारी बजट क्या है उसको देखते हैं। सरकारी बजट जो है वो वित्तीय दस्तावेज है जो एक निश्चित समय अवधि, आमतौर पर 1 वर्ष, है ना, 1 वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित आय और व्यय को दर्शाती है। यानी कि सरकार के द्वारा 1 साल में किया गया आय, माने कि किया गया व्यय और आया गया आय, दोनों के बीच के संबंध को दर्शाता है। यह एक ऐसा खाता होता है, खाता बही होता है जिसमें सरकार अपनी आय के स्रोतों, जैसे सरकार को आय कहाँ से मिलता है, कर से मिलेगा, शुल्क वगैरह जो दिया जाता है उससे मिलेगा,
और जो वो खर्च करता है, जैसे शिक्षा पर खर्च होता है, स्वास्थ्य पे खर्च होता है, रक्षा पर खर्च होता है, आदि को दर्शाता है। तो आप इसे ऐसा साफ शब्दों में समझिए कि सरकार के द्वारा, माने कि सरकारी बजट क्या होता है, सरकार के द्वारा लगाया गया एक ऐसा बजट है या दस्तावेज है जिसमें सरकार के द्वारा आया गया आय और किया गया खर्च दोनों के बीच को संबंध को बताती है, या कितना खर्च हुआ है, कितना आय आया है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। खुली अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? ये आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे और क्लास 12th में भी है, तो चलिए देखते हैं। खुली अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों संस्थाएं वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में भाग लेती है। इसमें देश के बीच माल और प्रतिभूतियों की खरीद फरोख्त की अनुमति होती है, माने खरीदना बेचना लगा रहता है, तो ये खुली अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 में क्या है? एकाधिकार से क्या समझते हैं? एकाधिकार आप समझ रहे होंगे, एक ही व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। जब किसी विशेष उत्पादन या सेवा का बाजार में केवल एक ही विक्रेता हो, माने बेचने वाला क्या है, एक ही गो है, तो उसे कहा जाता है एकाधिकार। इसका मतलब यह है कि उस वस्तु या सेवा का कोई करीबी विकल्प नहीं होता है और विक्रेता की बाजार में पूरी पकड़ होती है। तो एकाधिकार नाम से ही पता चल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। आर्थिक एजेंट से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिएगा। देखिए, आर्थिक एजेंट वे व्यक्ति या संस्थाएं होती है जो आर्थिक निर्णय लेती है और पूंजी बाजार, अर्थव्यवस्था, उत्पादन और उपभोक्ताओं को प्रभावित करता है। आर्थिक एजेंट के कुछ उदाहरण इस तरह से हैं: परिवार या व्यक्ति या फर्म या सरकारें या केंद्रीय बैंक। ठीक है ना, ये आर्थिक एजेंट के रूप में काम करती है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, आयात प्रतिस्थापन से आप क्या समझते हैं? ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी काफी हद तक इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। आयात प्रतिस्थापन से आप क्या समझते हैं? आयात प्रतिस्थापन एक ऐसी आर्थिक नीति है जिसका उद्देश्य विदेशों से आयात किए जाने वाले उत्पादनों को घरेलू उत्पादनों से बदलना होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो यह एक देश के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने का एक तरीका होता है। तो ये आपका कहलाया आयात प्रतिस्थापन। तो बच्चों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप हमें बताइएगा। आज की वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं। इसका हम लोग पार्ट 2 लेकर आएंगे जल्दी ही इस सीरीज का, यानी कि आप इधर से देख सकते हैं, हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न का सेट 1 में 30 क्वेश्चन का हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आप लोगों को किसी भी सवाल में कोई भी प्रॉब्लम होता है, आप लोग हमें कमेंट कर दीजिएगा। आप लोगों का कमेंट को हम लोग ज़रूर पढ़ते हैं और आप लोग जैसा चाहते हैं उस पर हम लोग वीडियो भी बनाएंगे। बाकी हमको ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा आया, और जल्दी ही इसका सेट 2 जो है हमारे वीडियो हमारे चैनल पर जो है अपलोड कर दी जाएगी। तो आप लोग पढ़ाई एकदम अच्छे से स्टार्ट कीजिए। और आप लोग जानते हैं आप लोगों का एग्ज़ाम तो है ही, तो आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिएगा और सारा वीडियो को पढ़ लीजिएगा ताकि आपका एग्ज़ाम जो प्रॉपरली हो सके। बाय द वे, आप लोग वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,